वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस नए लेक्चर में जिसका टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने पहले यूरोपीय शक्तियों को बाहर किया, फिर बंगाल पे और फिर मैसूर पे अपना कब्जा जमाया। मुगल शासन के पतन के बाद पूरे भारत में एक और सबसे बड़ी शक्ति का उदय हुआ था, वो था मराठा शक्ति। शिवाजी इसके समझिए कि संस्थापक के तौर पर थे, और शिवाजी के बाद पेशवा लोग जो थे उन्होंने इस मराठा साम्राज्य की आगे बढ़ाया। तो देखिए, तो पहले ये सारा जो क्षेत्र था वो मुगलों के शासन में था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र ये मराठा शक्ति के अंदर था। अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में थे, ठीक है, यहाँ हैदराबाद के क्षेत्र में निजाम थे, नीचे मैसूर पे अंग्रेज़ों का आक्रमण हो चुका था वो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र मराठों के बस में था। तो मराठा कौन थे? देखिए, मराठा जो थे, जो शिवाजी के बाद आगे जो शिवाजी के वंशज थे उन्हीं की शक्ति को ये मराठा लोग आगे बढ़ा रहे थे। तो ये मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग शासन कर रहे थे और सब मिल के मराठा कहलाते थे। जैसे गायकवाड़ होता था बड़ौदा में, होलकर होता था इंदौर में, ग्वालियर में सिंधिया होते थे, ठीक है, वैसे ही नागपुर में भोसले होते थे, और इन सब को मिला के रखने का काम करता था पूना का पेशवा। तो ये सब मिला के मराठा साम्राज्य चला रहे थे। तो एक समय था कि मुगल शासन के अंत होने के बाद आप देख रहे हैं भारत के बहुत बड़े हिस्से पर मराठों का अधिकार था, और लग ये रहा था कि ये मराठे ही भारत के पूरे भारत के राजा बनेंगे और आगे इन्हीं के चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि इस जो है इधर से एक आक्रमणकारी था नादिर शाह, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, मतलब भारत पे आक्रमण किया, यहाँ मुगलों का शासन था दिल्ली में, उसको लूटपाट किया और अपना एक यहाँ पे आदमी बैठा के दिल्ली में चला गया। उसने आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह नाम मात्र का राजा बना दिया था। तो ये मराठों ने क्या किया, एक मराठा पेशवा जो था उसने इस दिल्ली पर आक्रमण किया, और उसका जो अहमद शाह अब्दाली का आदमी था उसको मार के भगा दिया। तो जो अहमद शाह अब्दाली था ये इधर से फिर से भारत पर आक्रमण किया, और वहीं पे पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। और यही हार जो होता है एक तरह से मराठों का वहाँ पे सेटबैक था, वहाँ पे मराठा शक्ति जो है मतलब एक तरह से छिन्न हो गई, और उनका जो पूरे भारत पे राज करने का सपना था समझिए वहीं पे चूर हुआ। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को फिर से संगठित किया और एक काफ़ी अच्छे इलाके पर इन्होंने शासन कर लिया। तो आइए देखते हैं कैसे अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष होता है। तो देखिए, होता क्या है कि एक पेशवा हुआ करता था माधव नारायण, ठीक है, माधव राव। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पेशवा जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसका भाई नारायण राव जो है वो बनता है पेशवा, ठीक है। वो पेशवा बनता है, लेकिन क्या होता है कि उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसका हत्या करवा देता है पेशवा का। लेकिन तभी क्या होता है, जो उसके भाई का मृत्यु हुआ था उसका एक नया बच्चा जन्म लेता है। तो ये सब मिल के क्या करते हैं, गायकवाड़, होलकर, भोसले, ये सब मिल के उस छोटा बच्चा को पेशवा बना देते हैं, ठीक है, और उसी के नाम पर ये लोग अपना शासन कर रहे होते हैं। तो ये बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आया। तो ये जो रघुनाथ राव क्या होता है, वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। बॉम्बे में अंग्रेज़ों का यहाँ पे पोर्ट था, अंग्रेज़ यहाँ पे रहते तो उनके पास चला गया और उनके साथ संधि कर लिया, तो हो गया सूरत की संधि। तो ये जो रघुनाथ राव है चाचा भाग के गया और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लिया, किसके साथ, मुंबई में
देखिए उस समय अंग्रेज दो जगह रहते थे मेन बेस। एक उनका मेन बेस था मुंबई, दूसरा मेन बेस था कलकत्ता और तीसरा मेन बेस था मद्रास। तो ये मुंबई के साथ संधि कर लिया, सूरत की संधि। इस संधि में क्या किया कि तुम हमको सेना दो, हम पेशवा बनेंगे, बदले में हम तुमको सूरत दे दिए, बसीन का इलाका दे दिए। देखिए तो यहाँ पे सूरत का इलाका है, ठीक है, और ये जो है बसीन का इलाका है, मुंबई के आसपास का इलाका है। तो बोला ये सब इलाका हम तुमको दे दिए, तुम बदले में हमको सेना दो, हमको पेशवा बनने दो। तो ये सूरत की संधि हो गई। तो सूरत की संधि हुई तो अंग्रेज़ों ने सेना भेजी, और अंग्रेज़ों ने सेना भेजी तो मराठों के साथ युद्ध हुआ, और वो जो मराठों के साथ युद्ध हुआ तो उसमें मराठों की लगभग हार हुई। तो उसी दौरान क्या कहता है कि एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अंग्रेज़ों का नियम आया था। उसके तहत क्या बोला गया था कि कोलकाता का जो अंग्रेजी शासन है वो मुंबई और मद्रास पर नज़र रखेगा, मुंबई और मद्रास पर एक तरह से कंट्रोल करेगा। तो कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, वो बोला कि जो मुंबई वाला सूरत की संधि किया है हम उसको नहीं मानेंगे, हम फिर से संधि करेंगे। तो इसलिए एक नया संधि हुआ, पुरंदर की संधि। तो ये पुरंदर की संधि किसके साथ हुआ? कोलकाता के अंग्रेजी साम्राज्य और पेशवा के बीच। तो इसमें क्या बोला, पेशवा बोला कि देखो जो रघुनाथ राव जो पेशवा बनने के लिए बोल रहा है, अपने भाई को मार के भागा था अंग्रेजों के पास, अंग्रेज उसका समर्थन नहीं करे, ठीक है। अंग्रेज बोले कि ठीक है, लेकिन अंग्रेज बोले कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो जो हमको क्षेत्र देने का वादा किया था वो हम रखेंगे। यानी बसीन का इलाका, सूरत का इलाका, वो सब इलाका जो है अंग्रेज रख लिए और बदले में रघुनाथ राव को साइड कर दिए। मतलब फिर से दोनों की बात आगे चलने लगी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि अब फिर मुंबई वाला बोल रहा है कि नहीं, तुम कलकत्ता से आके हम पे राज करेगा। तो मुंबई वाला जो अंग्रेज बोला कि नहीं, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो ये रघुनाथ राव के पक्ष में फिर से पेशवा पे हमला कर दिया। तो एक तालेगांव जगह था, समझे, वो जो इलाका है मराठा वाला, वो समझे कि काफ़ी मतलब पहाड़ी इलाका था, सब था। तो उसी में तालेगांव एक जगह था, और जो मुंबई अंग्रेजी सेना आक्रमण किया तो वो उसी पहाड़ी में घिर गई, और चारों ओर से मराठा लोग ने उस पर क्या किया, आक्रमण किया। साथ ही साथ उस पर क्या किया कि मतलब पानी का, भोजन का चारों ओर से रास्ता कट कर दिया। तो अंग्रेज इस बीच गांव में घिरा के रह गए, और उस कारण अंग्रेज़ों की मुंबई का जो अंग्रेजी सरकार था उसकी हार हो जाती है, ठीक है। मुंबई की जो अंग्रेजी सरकार की हार हो जाती है तो उसको फिर क्या, मुश्किल में बरगांव की संधि करनी पड़ती है। ये अंग्रेज़ों के लिए बड़ा शर्मनाक बात थी कि मराठों से हार गए। तो फिर से ही कलकत्ता वाला जो वारेन हेस्टिंग्स था वो बोलता है कि नहीं, हम बरगांव का संधि नहीं मानेंगे। ये क्या करता है, कलकत्ता से और बहुत बड़ी सेना भेजता है मराठों के खिलाफ, और फिर वो बहुत बड़ी सेना थी, उसके आगे मराठा टिक नहीं पाए, और जितने भी मराठा सरदार थे सब हारते चले गए। और हारते चले गए तो फिर उन्होंने अंत में क्या किया कि पेशवा ने सालाभाई की संधि कर ली, ठीक है। इस सालाभाई के संधि के बाद क्या हुआ कि जो एक नाना फडणवीस थे उसको पेशवा का एक तरह से मंत्री बना दिया गया, ठीक है, और दोनों के बीच युद्ध विराम हो गई, और इस तरह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। तो अब देख रहे हैं कि इसमें खाली संधि है। अब आगे समझते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी कमोबेश पहले की तरह ही था। होता क्या है कि एक पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो चाहता है ना कि हम बताए थे पहले हैं कि मराठा साम्राज्य में बहुत से थे, जैसे भोसले थे, सिंधिया थे, होलकर थे। तो ये क्या करता था बाजीराव द्वितीय, ये दोनों को आपस में लड़ाता था और अपना वाहवाही लूटता था। तो इसी में उसने क्या किया कि एक होलकर था, जसवंत राय होलकर, तो उसके भाई की हत्या करवा दिया पेशवा बाजीराव। तो सिंधिया उसके साथ मिला हुआ था। तो ये जो होलकर थे उन्होंने क्या किया कि बाजीराव के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया, और अकेले होलकर ने पेशवा को भी हराया और सिंधिया को भी हराया। तो जब पेशवा हार गया तो वहीं बाजीराव द्वितीय फिर से भाग के
मुंबई वाली अंग्रेजी सरकार के शरण में चला गया और वहाँ गया तो उसने उसके साथ बसीन की संधि कर ली। बसीन की संधि में क्या हुआ, उसने एक तरह से सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बोला कि पूना में है आप अंग्रेजी सेना रखिए। बदले में उसने क्या किया कि गुजरात का इलाका और तुंगभद्रा नदी के आसपास का इलाका जो है अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, सूरत नगर भी पेशवा अंग्रेजों को दे दिया। तो ये पेशवा जाके उतर मिल गया। तो यह बात जो बाकी मराठा सरदार थे, जैसे सिंधिया थे, होलकर थे, ये सब को रास नहीं आया। बोला कि तो जाके हमको बेच दिया। तो ये लोग क्या किए कि बसीन की संधि नहीं माने। तो बसीन की संधि नहीं माने तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया। तो 1803 से 1805 तक लेके और फिर युद्ध चला अंग्रेजों और मराठों के बीच। फाइनली क्या हुआ कि मराठे जो है आपस में लड़ते ही रहते थे, इतनी स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी और अंग्रेजों से ये लोग हार गए। ठीक है, हार गए तो अलग अलग संधि करनी पड़ी। जैसे देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि क्या हुई, भोसले जो थे और अंग्रेज थे उनके बीच, जब भोसले हार गए तो अंग्रेजों से समझौता कर लिया, देवगांव की संधि। तब तक इधर सिंधिया लड़ रहे थे तो सिंधिया भी हार गए तो उन्होंने सुरजी अर्जन गांव की संधि कर ली। फिर बाद में होलकर भी हार गए तो उन्होंने राजपुर घाट की संधि कर ली। पेशवा तो पहले ही से जाके बसीन की संधि कर चुका था। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों को विजय हो गई। अब देखिए, अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से 1819 में। होता क्या है कि एक नया 1800 ये होता क्या है कि ये जो मराठों के राज्य में पिंडारी हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, अपना एक तरह से छोटा मोटा सेना रखते थे। ज़रूरत पड़ती थी तो पेशवा को, मराठों को अपना मतलब सेना देते थे, बदले में उनको पैसा मिलता था। लेकिन आप देखें क्या कि 2 युद्ध के बाद मराठों की स्थिति तहस नहस हो जाती है, तब इनको कोई रोजगार का साधन नहीं मिल रहा था। तो ये क्या करते थे कि लूट मार करना स्टार्ट कर दिए पिंडारी। तो ये अपने में लूट मार क्या करेंगे, मराठा के बाहर अंग्रेजों के क्षेत्र में जाके लूट मार करने लगते थे। तो ये एक लॉर्ड हेस्टिंगस गवर्नर जनरल था, तो उसने इस पिंडारियों को दमन करने का, इसको शांत करने का एक अभियान चलाया और जो जहाँ भी पिंडारी नेता मिलते थे सबको पकड़ता था, पकड़ के उसका मार देता था। तो ये जो पिंडारियों का दमन शुरू किया तो मराठों को लगा कि तो हमारे मतलब एक तरह से हमारे आदमी थे और उस पर अंग्रेज इस तरह से अत्याचार कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि पिंडारी नेता को मराठा अपने यहाँ शरण दे दिए कि भाई तुम यहाँ छुप के रहो। इस बात से अंग्रेज भी नाराज हो गए और दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। पहले ही से मराठों की स्थिति खराब थी। होना क्या था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कहानी ही समाप्त हो गया। अंत में पेशवा क्या किया, पूना की संधि करा। जो भी मराठा राज्य था सबको अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। एक छोटा सा जगह था, उसको शिवाजी के जो वंशज थे उसको एक छोटे से जगह में दे दिया कि तुम यहाँ का राजा बन जाओ। बाकी पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को बोल दिया गया कि हम तुमको पेंशन देंगे। तो इसी पेशवा के एक वंशज थे नाना साहब, जो जाके कानपुर बिठूर में रहते थे, जो बाद में इनको पेंशन देना बंद कर दिया अंग्रेज। तो वो क्या किए, 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि मेरा पेंशन काहे बंद कर दिया। तो इस तरह से देखिएगा कि भारत के एक बहुत बड़े साम्राज्य जो था मराठा, उनका अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हैं वो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के बना लीजिए और समझ लीजिए। हमने एक तरह से एक कहानी बताने की कोशिश की है ताकि मतलब आपको ज़्यादा समय तक याद रह पाए। चलिए, धन्यवाद।